हेलो क्लास 8, वेलकम टू जनेद गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 6, दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सो देखो, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट? एंड देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चीज़ें जानने के लिए नई मिलेंगी और क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, जैसे आपने 7th क्लास में पढ़ी होंगी काफ़ी सारी चीज़ें, तो वहाँ से भी आप कुछ चीज़ों को क्या करना है, रिकलेक्ट करना है। ठीक है, चीज़ों को याद करना है और इसमें आंसर करना है। ओके, सो सबसे पहले क्या कह रही है, डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन? क्या आपको डाइजेशन का प्रोसेस याद है? क्या आपको सर्कुलेशन का प्रोसेस, रेस्पिरेशन का, विच यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस? तो बेसिकली ये सारे प्रोसेस आपने अपने प्रीवियस क्लासेस यानी कि 7th क्लास में पढ़ा था। डाइजेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से हमने खाना खाया और वो हमारे ईसोफेगस से गया। ठीक है, पूरा डाइजेशन का प्रोसेस क्या है, पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है कि किस तरीके से हमने ऑक्सीजन इनहेल किया, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर आ रहा है। ठीक है, सर्कुलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे पूरी बॉडी में किस तरीके से सर्कुलेट होता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ठीक है, फिर वो पंप होता है, फिर वापस से वो ऑक्सीजनेटेड होकर फिर से हमारी बॉडी में आता है और ये पूरा साइकिल चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। सो दीज प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स। अगर ये प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर नहीं होंगे, ठीक है, तो हमारा सर्वाइवल खतरे में आ जाएगा। सो दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल of an individual. Now you have also learned about the process of reproduction in plants. Yes, हमने क्लास 7th में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें हमने 2 मोड पढ़े थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, नाउ रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो फिर जनरेशन टू जनरेशन हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, है ना। रिप्रोडक्शन की वजह से ही ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, फिर ऑफस्प्रिंग्स क्या करते हैं, एक पूरा जनरेशन बनाते हैं, फिर उनका रिप्रोडक्शन होता है, फिर एक नई जनरेशन बनती है। तो इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन हम वेरी करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिप्रोडक्शन। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ऑर्गेनिजम्स हैड नॉट रिप्रोड्यूस। सपोज करो कि अगर यहाँ पे रिप्रोडक्शन ही नहीं हो, ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी। मान लो कि हम हैं, ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता फिर हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है वो आएगी ही नहीं, फिर यहीं पे सब स्टॉप हो जाएगा, है ना। और हम बोलेंगे कि फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि कोई बचेगा ही नहीं, ना ही एनिमल में बचेगा, ना ही प्लांट्स में बचेंगे और ना ही ह्यूमन बीइंग में बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। सो हम सब है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टर्म reproduction. Now you will realize that reproduction is very important as it is ensure that continuation of the similar kind of individuals generation after generation. तो यहाँ पे क्या होता है, similar kind of individuals का क्या मतलब है, यहाँ पे मानो आप जो हो, ठीक है, आपकी कुछ सिमिलैरिटीज जो हैं वो आपकी मदर से मिलती है, आपके फादर से मिलती है। ठीक है, ऐसा होता नहीं कि आप कुछ हरकतें कर देते हो, ठीक है, तो आपकी मदर आपको कहती है कि पूरे अपने पापा पे गया, ठीक है, या फिर आपकी जो हेयर है, आपकी जो शक्ल है, नोज़ है, ऐसे जब बच्चे पैदा होते हैं तो नहीं बोलते हैं कि इनकी आंखें तो इनके पापा से मिल रही हैं, नाक इनकी मम्मी से मिल रही है, तो इस तरीके से बात करते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि हम उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं, तो उनके जो ट्रेट्स है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर आए हैं। इस वजह से हमारे जो कुछ फीचर्स हैं वो किससे मैच करते हैं, हमारे पेरेंट्स से मैच करते हैं। ओके, so you have already learned in your previous classes about the reproduction in plants. In this chapter we shall learn how reproduction takes place in animals. तो पहले हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, बट आज के इस लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो बेसिकली रिप्रोडक्शन का मोड क्या है, हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स? क्या आपने अलग अलग एनिमल्स के बच्चों को देखा है? आपने काऊ के बच्चे को देखा होगा, फ्रॉक के बच्चे को देखा होगा, बटरफ्लाई के बच्चे को देखा होगा, हेन के बच्चे को देखा होगा, बहुत क्यूट होते हैं,
है ना। तो आपने इन सब के बच्चों को देखा है। एंड ट्राई टू नेम सम ऑफ यंग वंस बाय द कंप्लीटिंग टेबल 6.1। तो हमें उसी पे बेस टेबल 6.1 को भी फिल करना है। शोन इन द एग्जाम्पल्स एट एस। ओके, नंबर 1 to 5, यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ द वेरियस एनिमल्स बीइंग बोर्न। कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बोर्न। क्या आप बता सकते हो कि जो चिक्स हैं, जो कैटरपिलर्स हैं, वो किस तरीके से बॉर्न होते हैं। देखो यहाँ पे जो मोड है, कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो एग ले करते हैं, कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो यंग वंस को बर्थ करते हैं। जैसे ह्यूमंस की अगर बात की जाए तो ह्यूमंस क्या करते हैं, वो यंग वंस को बर्थ करते हैं, वो एग नहीं प्रोड्यूस करते। वहीं अगर हम हेन के बारे में बात करें तो हेन क्या करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड द कैटरपिलर्स आर बॉर्न। ओके, हाउ आर किटन्स एंड द पपीज आर बॉर्न। तो ये उसी तरीके का एग्जाम्पल है कि पहले में क्या पूछा था, पहले में जो एनिमल्स हैं वो एग ले करते हैं, एंड देन सेकेंड जो हमसे पूछा है किटन एंड पपीज, वो यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं। डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक the same before as they were born as they do now? Let us find out। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप बिल्कुल इस छोटे से बच्चे को देखो, ठीक है, आप बहुत छोटे बच्चे को देखो, उसकी हर एक फीचर्स को आप नोटिस करो, फिर कुछ टाइम के बाद देखना, 3-4 साल के बाद, तो वो बिल्कुल बदल जाएगा। फिर आप 10 साल के बाद देखो, उसके और फीचर्स बदल जाएंगे, है ना। फिर एक टाइम पे आने के बाद जब एडल्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, क्योंकि अब वो हमारी ग्रोथ की जर्नी नहीं है। बट बचपन से आप उसको देखो, जिस दिन उसका बर्थ हुआ तब से लेकर मान लो आप 20-30 साल तक उसको ऑब्जर्व करो, तो आप देखोगे कि उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। एंड किसी किसी पॉइंट पे तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है जो कि नोटिसेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप हो, ठीक है, आप 8th क्लास में हो, आप नॉर्मल अपने सारा काम कर रहे हो, ठीक है, आपके रिलेटिव्स आ रहे, अगर कोई रिलेटिव ऐसा है जो डेली डेली आता है, ठीक है, तो वो आप में चेंज नहीं नोटिस कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि डेली देख रहा है, थोड़ा थोड़ा हम बढ़ रहे हैं, डेली बढ़ रहे हैं, नहीं नोटिस हो पाता। लेकिन कुछ ऐसे रिलेटिव्स जो बहुत साल बाद आते हैं, तो वो आपको अचानक से देखिए, बोले अरे यार कुछ टाइम पहले तो वो इतना सा था, हमने इसको गोदी में खिलाया था, अभी इतना बड़ा हो गया, है ना। तो उनके लिए क्या है, आपका ड्रास्टिक चेंज है, क्योंकि वो आपको कंटिन्यूएशन में नहीं देख रहे हैं। बट जो लोग आपको कंटिन्यूएशन में देखते हैं उनको क्या लगता है, नहीं बढ़ रहा है, ये तो बढ़ ही नहीं रहा है ना। लेकिन आपकी ग्रोथ डेली हो रही है, राइट। तो क्या होता है कि हम हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, ठीक है, बर्थ से लेकर डेथ तक कुछ ना कुछ हमारे अंदर चेंज आता ही रहता है, हमारे अंदर ग्रोथ आता ही रहता है, चाहे वो हमारी बॉडी का ग्रोथ हो, चाहे हमारी बुद्धि का ग्रोथ हो, ठीक है। चलिए, सो लेट अस फाइंड आउट। अब क्या फाइंड आउट करना है हमको, टेबल 6.1। अच्छा, इसी टेबल के बारे में बात की जा रही थी। सो जैसे कि ह्यूमन के जो यंग वंस होते हैं उनको हम कहते हैं बेबी, ओके। कैट के जो यंग वंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, किटन, ठीक है। डॉग के बेबीज को हम कहते हैं पपी, और बटरफ्लाई के बेबीज को हम कहते हैं कैटरपिलर। काऊ के बेबी को हम कहते हैं काल्फ, और फिर बच गया फ्रॉग। फ्रॉग के बेबी को हम बेबी फ्रॉग भी बोल सकते हैं, टेडपोल भी बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है टेडपोल, ओके। सो ये है एनिमल्स के यंग वंस। सो just in plants there are two modes by which animal reproduce, and these are sexual reproduction and asexual reproduction। तो जिस तरीके से हमने plants में पढ़ा था, ठीक है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसी तरीके से एनिमल्स में भी दो टाइप से रिप्रोडक्शन होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। चलिए, नाउ try to recall reproduction in plants which you studied in class 7th. You will remember that plant that reproduce sexually have male and female reproductive part. Yes, अगर हम कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो मेल का गैमेट होना चाहिए, एक फीमेल का गैमेट होना चाहिए, नहीं कि हम एक मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होना चाहिए, एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होना चाहिए इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। कैन यू नेम दीज पार्ट, क्या आप उस पार्ट का नाम बता सकते हैं। इन एनिमल ऑल्सो मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जिस तरीके से प्लांट्स में
मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, उसी तरीके से एनिमल में भी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड स्पर्म, एंड जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम ओवा या फिर एग बोलते हैं। ठीक है, सो like plants, the reproductive part in animals also produce gametes that fuse from the zygote। तो जिस तरीके से प्लांट्स में क्या होता था कि ओवरी के अंदर, है ना, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते थे, ठीक है, और वहीं पे पहले फूल आते थे फिर फल आते थे, ठीक है, दैट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पे क्या है, जिस तरीके से हमने प्लांट्स के बारे में बात की उसी तरीके से एनिमल्स में भी है, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स आते हैं, फ्यूज होते हैं एंड दे फॉर्म जाइगोट। फ्यूज होते मतलब मिलते हैं और वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। सो इज दिस जाइगोट विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल्स। तो वही जो जाइगोट है बाद में फीटस बनता है, एंड फीटस इज द फुल्ली डेवलप ऑफ चाइल्ड, ठीक है, फुल्ली डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है, एक बच्चा जो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है दैट इज कॉल्ड फीटस, राइट। तो जो जाइगोट है वो बाद में फीटस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग from the fusion of male and the female gametes is called sexual reproduction। तो जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं एंड दे फॉर्म जाइगोट, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर, लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात करेंगे। सो इन ह्यूमंस and in human and study the process of reproduction in them। सबसे पहले यहाँ पे है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सो द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, मेल में क्या होते हैं, पेयर होते हैं टेस्टिस के, मतलब यहाँ पे आपको दो टेस्टिस दिखेंगे, देखो यहाँ पे मार्क भी है। सो वेट, ओके, तो यहां पे आपको सी, ये क्या है, दिस इज द पेयर ऑफ टेस्टिस। क्लियर है, ये क्या है, ये टेस्टिस के पेयर है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने देखा सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होता है, ओके, एंड सेकेंड इसमें क्या है, टू स्पर्म डक्ट एंड अ पेनिस, तीन चीजें प्रेजेंट होती है, टेस्टिस, पेनिस, ठीक है, एक पेनिस है, दो टेस्टिस है, एंड दो इसमें क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे स्पर्म डक्ट प्रेजेंट है। सो दिस इज द स्पर्म डक्ट, ठीक है, ये जो दो है यहाँ पे ये क्या है, स्पर्म डक्ट है, सी, एंड दिस इज पेनिस। ओके, तो ये पूरा जो है क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नाउ द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म, और यही टेस्टिस मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम स्पर्म कहते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस and which show the picture of the sperm, those sperm are very small in size। तो यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिख रहा है this is called sperm, ये एक स्पर्म का पिक्चर है, ठीक है, इस तरीके से आपको एक स्पर्म दिखेगा जिसमें एक हेड पार्ट होता है और एक टेल पार्ट होता है। टेल पार्ट जो है इसको मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या पढ़ा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैव टेस्टिस, ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। दूसरी चीजें क्या प्रेजेंट होती है, स्पर्म डक्ट प्रेजेंट होते हैं, अगेन टू स्पर्म डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं एंड वन पेनिस होता है, ठीक है। तो जो टेस्टिस होते हैं वो मिलियंस ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। ओके, नाउ ईच हैज अ हेड एंड द मिडल पीस एंड अ टेल। हर एक स्पर्म भले ही बहुत छोटा है, बहुत छोटा होता है, लेकिन हर एक स्पर्म के पास एक हेड होता है, एक टेल होता है और एक मिडल पार्ट होता है। नाउ डज इट अपीयर टू बी अ सिंगल सेल, यस, ये कैसे होते हैं, एक सिंगल सेल की तरह बिहेव करते हैं। इंडीड ईच, ओके, सो Indeed, each sperm is a single cell with all the usual cell components। तो हर एक sperm जो है वो single cell की तरह behave करता है and this is a single cell, इस तरीके से structure बनता है। Okay, human sperm।
नाउ अब पहेली क्या पूछ रही है, व्हाट पर्पस डज द टेल इन द स्पर्म सर्व्स। तो टेल का क्या पर्पस है, अभी मैंने आपको बता दिया टेल का क्या पर्पस है, वो मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो स्पर्म को मूव करने में हेल्प करता है। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बाद हम चलते हैं अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, ठीक है। सो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर द पेयर ऑफ ओवरीज। अब यहाँ पे ओवरी के पेयर्स होते हैं, वहां पे टेस्टिस के पेयर थे मेल वाले में, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपको ओवरी दिख रही है, एक यहाँ पे है और एक ये है, तो पेयर ऑफ ओवरीज ओविडक्ट, ठीक है, ये क्या है ओविडक्ट, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, एंड द यूट्रस, जिसमें लास्ट में जाके बेबी आता है, ठीक है, दैट इज द यूट्रस। द ओवरी प्रोड्यूस, ठीक है, तीनों चीजें हो गई। सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें भी तीन चीजें हैं, कौन कौन सी, सबसे पहला है यहाँ पे ओवरी, फिर है ओविडक्ट एंड देन यूट्रस। तो बाद में जो बेबी है वो कहाँ पे आता है, यूट्रस में आता है, ठीक है। नाउ अब होगा क्या, जो फीमेल गैमेट्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओवा कहते हैं, एंड मेल गैमेट्स को हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। तो ये दोनों गैमेट्स के नाम आपको पता होने चाहिए, मेल गैमेट्स इज स्पर्म, फीमेल गैमेट्स इज ओवा, या फिर हम इसको एग भी कहते हैं। सो इन ह्यूमन बीइंग अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। तो यहाँ पे क्या करें, एक सिंगल मैच्योर्ड एग रिलीज होता है हर मंथ, कहाँ पे, ओविडक्ट में, ठीक है, किससे, ओवरी से। एंड यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी टेक्स प्लेस। और जहाँ पे यूट्रस था, जहाँ पे स्पेस है, वहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिंगल सेल। जिस तरीके से हमने स्पर्म को सिंगल सेल बोला था, तो यहाँ पे जो एग है, जो ओवा है, ओवा भी एक तरीके का सिंगल सेल ही होता है, ठीक। और ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ह्यूमन ओवम का स्ट्रक्चर है, बीच में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ओके। नाउ अब देखो यहाँ पे बूझो का क्वेश्चन क्या है। Bujo recall that the size of egg in animal varies. The egg may be very small as in human, much larger as in hen, and ostrich egg is the largest. तो यहाँ पे egg के बारे में बता रहा है बूझो कि जो egg का size है वो वेरी करता है, और सबसे ज़्यादा अगर किसी का egg बड़ा होता है तो that is ostrich. ostrich का egg बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना। ना अब बात करते हैं हम fertilization के बारे में। So the first step in the process of reproduction is fusion of sperm and an ovum. तो पहला fertilization का process क्या है कि जब यहाँ पे sperm और दूसरा क्या है, ovum का fusion होगा, दोनों आपस में मिलेंगे. So when sperm come in contact with egg, one of the sperm may fuse with the egg. अब हमने क्या देखा था कि एक बार में millions of sperm produce होते हैं, लेकिन एग तक सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्म एंटर कर पाता है, ठीक है, वो मिलियंस ऑफ नहीं करते, सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है वही जाके एग में हिट करते हैं, ठीक है. सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. तो जब स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है, स्पर्म और एग जब मिलते हैं तब जाके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. सो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल सेल. हमने क्या देखा था कि स्पर्म एक सिंगल सेल है, ठीक है, ओवा एक सिंगल सेल है. जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, जब ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो फ्यूज होने के बाद फिर से ये एक सिंगल सेल बन जाते हैं. तो इसमें देखो दोनों के जो हेरिडिटी हैं, ठीक है, दोनों के हम बोल सकते हैं ट्रेड्स जो हैं, मेल के ट्रेड्स, फीमेल के ट्रेड्स, वो आ जाते हैं, तब जाके क्या बन जाता है, एक सेल बन जाता है, ठीक है. नाउ दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट. और ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये फर्टिलाइज्ड एग या फिर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है. डिड, तो देखो यहाँ पे दो न्यूक्लियस है, ये आपस में क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे और ये सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस बना देगा. नाउ दिस इज द फर्टिलाइजेशन, ठीक है. ये क्या है हमारा
ओवम है, इसमें क्या हिट कर रहे हैं, स्पर्म हिट कर रहे हैं, और मिलियंस ऑफ स्पर्म में से एक स्पर्म ऐसा होता है जिसकी बहुत ज्यादा ताकत होती है, तो वो इसमें एंटर कर जाता है, ठीक है, और तभी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर स्पर्म है और अगर वो एग में एंटर नहीं कर पा रहा है तो फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। You know that the zygote is the beginning of the new individual. जो zygote होता है वो न्यू इंडिविजुअल के बनने का फर्स्ट स्टेप है। The process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and the sperm cell from the father. So the new individual inherits some characteristics from the mother and some from the father. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन में फादर का स्पर्म एंड मदर का जो एग है वो आपस में फ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से कुछ कैरेक्टर्स बच्चे में फादर के आते हैं एंड कुछ कैरेक्टर्स बच्चे में मदर के आते हैं, ठीक है। नाउ लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर। तो देखो, आप अपने भाई बहनों को देखो, ठीक है, आपकी जो रिजेम्बलेंस है अपने भाई बहनों से काफ़ी हद तक मिलेगी, आपके पेरेंट्स से आपकी रिजेम्बलेंस काफ़ी हद तक मिलेगी, है ना। आपका जो कलर है, आपकी जो हाइट है ना, आपका जो बालों का टेक्सचर है, नेल्स का टेक्सचर है, वो सब किससे मैच होगा, आपके पेरेंट्स से मैच होगा, राइट। क्यों? क्योंकि उनके जो हॉर्मोन्स है, हॉर्मोन्स नहीं कह सकते हम यहाँ पे, उनके जो ट्रेट्स है ना, क्योंकि उनके जो क्रोमोसोम्स है, हम ये बात कह सकते हैं, उनके जो क्रोमोसोम्स है वो आप में ट्रांसफर हुए हैं, उनके जो जीन्स हैं वो आप में ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। क्या होता है, आगे जाके आप पढ़ोगे कि फादर के हाफ क्रोमोसोम्स एंड मदर के हाफ क्रोमोसोम्स किस में ट्रांसफर हो जाते हैं, बच्चे में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे बच्चे का कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है, ठीक है। एंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चा अपने फादर की तरह शो करता है एंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चा अपने मदर की तरह शो करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्रोमोसोम्स। एंड उसी क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट होता है, उस क्रोमोसोम्स में दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक प्रेजेंट होता है प्रोटीन और दूसरा उसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में आपके डीएनए आरएनए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो डीएनए आरएनए से हम ये कंफर्म कर सकते हैं, बेसिकली डीएनए से हम कंफर्म करते हैं ना कि हाँ ये इनका बेबी है, बोलते हैं ना डीएनए टेस्ट करवा लो, तो कैसे डीएनए टेस्ट करवा लो, ये किसके अंदर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट है, और वही क्रोमोसोम्स पेरेंट्स से चिल्ड्रन में आया है, तो डीएनए टेस्ट करवा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये इसी का बच्चा है, ठीक है। चलिए, अब ये बहुत आगे की बात हो गई है। नाउ see if you can recognize some characteristics in there similar to those of your mother or your father. Fertilization which takes place inside the female body is called internal fertilization. तो basically human beings में fertilization जो है वो एक female body के अंदर ही होता है। जब भी fertilization female body के अंदर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, internal fertilization कहते हैं। Now अब आप सोचोगे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है क्या? यस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है और वो चीज़ भी हम इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, काउ, डॉग्स एंड हेंस। तो देख रहे हो कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस किस के अंदर होता है, आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लर्न करने पड़ेंगे। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा एनिमल्स में, ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस है, काउ है, डॉग है, हेंस है, इन सब में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है, ठीक। नाउ हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज? क्या आपने टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में सुना है? अभी देखो बीच में बहुत आया था कि लैब में बेबीज को बनाएंगे, ठीक है, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो डाले जाएंगे और लैब में बेबी प्रोड्यूस होंगे। तो बेसिकली आई थिंक यहाँ पे हमें देखो कुछ चीज़ें हाईलाइट की है, दैट इज आईवीएफ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। होता क्या है कि देखो कुछ फीमेल, ठीक है, ऐसे होते हैं जिनके बॉडी के अंदर जिनके यूट्रस में बेबी प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो क्या कराते हैं, आईवीएफ कराते हैं, फिर बाद में आफ्टर डेवलपमेंट, ठीक है, वो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर उनको यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यही चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम टेस्ट ट्यूब बेबीज, ठीक है, जो लैब में बेबीज प्रोड्यूस करते हैं उससे तो बहुत अलग है। Now, Bujo and Pahili's teacher once told them in a class that in some women oviduct are blocked. कुछ women's की oviduct जो होती है वो कैसी हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है,
ठीक है, एंड दीज women आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज ऑफ द sperm कैन नॉट रीच द एग फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो क्योंकि उनकी ओविडक्ट ब्लॉक हो जाती है तो स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाते हैं, और जब स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इन सच केसेस डॉक्टर्स कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग एंड द स्पर्म एंड कीप देम टुगेदर फॉर द फ्यू आवर्स। तो ये सारी चीज़ें लैब में कराई जाती हैं, ठीक है, कि मेल गैमेट्स ले लिया, फीमेल गैमेट्स ले लिया, और तब वहाँ पे फ्यूजन कराने, क्योंकि इनसाइड द बॉडी चीज़ें ब्लॉक हो चुकी हैं, ठीक है, तो वहां तक नहीं पहुंच पा रही, तो वो क्या करेंगे, ये इसी चीज को कराएंगे लैब के अंदर, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, आईवीएफ कहते हैं, ठीक है, फॉर फ्यू आवर्स फॉर आईवीएफ और इन विट्रो fertilization outside the body. In case fertilization occur, the zygote is allowed to develop for about a week and then it is placed in the mother's uterus. और जब एक बार यहाँ से जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो उस जाइगोट को फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओके, तो कंप्लीटली यहाँ पे जो बेबी है वो लैब में प्रोड्यूस तो नहीं हो रहा है, ठीक है, बाद में वो मदर के वूम में आ चुका है। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस एंड द बेबी इज बोर्न लाइक एनी अदर बेबी, ठीक है, तो जैसे नॉर्मल बेबीज होते हैं वैसे ये भी बेबीज होते हैं। नाउ बेबीज बोर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज एंड दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन दिस टेस्ट ट्यूब। तो देखो वही बात है, टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में बात की गई है, बट यहाँ पे एक्चुअल में बेबीज टेस्ट ट्यूब में ग्रो नहीं होते हैं, सिर्फ प्रोसेस चलता है जब तक जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हो जाता। जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है उसको फिर मदर की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो ये टर्म है, मिसलीड किया जा रहा है, दैट इज नॉट टेस्ट ट्यूब बेबीज। ओके, नाउ बट अभी का जो सिनेरियो है वो चल रहा है कि आने वाले टाइम में जो बेबीज हैं उनको हम लैब में प्रिपेयर करेंगे, वीकेंड से प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। Now, you will be surprised to know that in many animals fertilization takes place outside the body. तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनका फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो इन दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाटर में किया जाता है। ओके, नाउ एक्टिविटी 6.1, visit some pond or a slow flowing stream during a spring or a rainy season. Look out for a cluster of frogs egg floating in the water. Write down the color and size of the egg. तो देखो यहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा हिंट दे दिया कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, फ्रॉग्स में देखने के लिए मिलेगा। होता क्या है कि जो फीमेल फ्रॉग्स होती हैं, ठीक है, वो जाती हैं रिवर के पास, लेक के पास, ठीक है, पॉन्ड के पास, और वहाँ पे वो अपना एग रिलीज करती हैं। फिर जो मेल फ्रॉग आते हैं उसी एग पे अपना स्पर्म रिलीज करते हैं, ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी रिस्की, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है वो बहुत खतरे में पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि पानी में बह के बहुत सारे जो डेड हो जाते हैं, किसी एग को किसी एनिमल ने खा लिया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो यहाँ पे बच्चों की जो सर्वाइवल होती है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को क्या किया जाता है, बहुत क्योर किया जाता है, ठीक है, उनको बहुत प्रोटेक्ट रखा जाता है। बट यहाँ पे सब क्या होता है, खुले में है ना, तो बेबीज ऐसे जो एग है वो ऐसे ही बह रहे हैं, कोई एनिमल आके उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, खत्म कर दे रहा है, तो वहाँ पे बेबीज फिर ग्रो नहीं हो पाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज सो रिस्की, ठीक। Now, during a spring or rainy season, frog and toads move to the pond and slow flowing stream. When the male and the female come together in the water, ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों के दोनों कहाँ पे आते हैं, पानी में आते हैं, and the female lay hundreds of eggs. फीमेल जो है वो हंड्रेड्स ऑफ एग पानी में ले करती, क्यों, क्योंकि बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। 100 में से भी आप सोचो कि 1-2 एग सरवाइव कर पा रहा है, 1-2 एग से बेबी प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हंड्रेड्स ऑफ एग, मिलियंस ऑफ एग प्रोड्यूस होता है, बट उनका कोई फायदा नहीं होता। Unlike hen's egg, frog egg is not covered by the shell and it is a comparatively very delicate. तो जिस तरीके से आपने hen के egg देखे हैं, बाहर से एक वाइट कलर की कवरिंग होती है, that is so hard, वो क्या करता है, उनके बेबीज को प्रोटेक्ट करता है,
ठीक है। लेकिन अगर आप फ्रॉग के एग को देखोगे तो एक बहुत डेलिकेट होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है और उनके ऊपर कोई भी हार्ड शेल प्रेजेंट नहीं होता है। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग। तो उन्हें जेली के थ्रू बच्चों को प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है, जो फ्रॉग बेबीज होते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आपको पिक्चर दिखेगा, आप अपने बुक्स में भी देख सकते हो। तो ये सब क्या है, ये सब एक जेली की तरह हमको दिख रहे हैं, बहुत डेलिकेट है, बहुत सॉफ्ट होते हैं। नाउ as the egg are laid, the male deposits sperm over them. Each sperm swims randomly in water with the help of its long tail, and the sperm come in contact with the egg, and this result in fertilization. तो egg पानी में आ चुका है, स्पर्म पानी में आ चुका है, आपस में कनेक्ट होंगे वो, ठीक है, एंड फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। एंड दिस इज ऑल्सो अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बट आउटसाइड दी बॉडी. This type of fertilization in which the fusion of the male and the female gametes takes place outside the body of a female is called external fertilization. तो यहाँ पे जो fertilization हुआ है वो फीमेल बॉडी के बाहर हुआ है, that's why this is called external fertilization. Clear है? It is very common in aquatic animals such as fish, starfish, etc. तो जनरली जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं वो एक्वाटिक एनिमल्स शो करते हैं, जैसे कि फ्रॉग है, फिश है, स्टारफिश है, ये सब. ओके, अब देखो बूझो आ चुका है. Why do fish and frogs lay eggs in hundreds whereas hen lay only one egg at a time? चाहे हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन भी वन बेबी को ही प्रोड्यूस करते हैं. इन सम केसेस 2 और 3 बेबीज हो सकते हैं, ठीक है, बट वहाँ पे भी उनके सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं. तो ऐसा ही यहाँ पे भी होता है, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे क्या है, बचना किसी 1-2 को ही है. अगर 1-2 ही एग प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि फिर उनमें से कोई सा भी ना बचे. हजारों है एग, तो उनमें से 1-2 के सर्वाइवल हो सकते, तो जिंदा तो 1 ही 2 रहते हैं, ठीक है. तो इसलिए वो हंड्रेड्स ऑफ एग एक बार में लेकर देते हैं. तो यहाँ पे हमने एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा है. ये क्या है? ओके, दो these animals lay hundreds of egg and release millions of sperm, all the egg do not get fertilized and develop into a new individual. तो देखो बूझो भी इसका यही आंसर कर रही है कि भले ही फ्रॉग्स जो हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, वो एक बार में हंड्रेड्स ऑफ एग को रिलीज करते हैं, मेल्स जो हैं वो थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स को रिलीज करते हैं, लेकिन उनमें से बेबीज के सर्वाइवल बहुत कम होते हैं. बहुत सारे एग वहाँ पे फर्टिलाइज्ड ही नहीं हो पाते हैं इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, एंड दिस इज बिकॉज द एग एंड द स्पर्म गेट एक्सपोज टू द वाटर मूवमेंट, wind and the rainfall. Also there are other animals in the pond which may feed on egg. तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो उनके एग को खा जाते हैं, and this production of a large number of egg and sperm is necessary to ensure fertilization of at least a few of them. इसीलिए बहुत सारे अमाउंट में वो लोग एग और स्पर्म को रिलीज करते ताकि एकाध तो उनका जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाए और बेबीज प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, ताकि इनकी जो जनरेशन है वो भी चलती रहे. ओके, क्लियर है इतना? एंड ओके, तो देखो यहाँ पे फिर से ये हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा था, ठीक है, और ये पूरा पार्ट है. यहाँ पे देखो किस तरीके से हो रहा है. हमने क्या देखा था कि यहाँ पे ओवरी में एग है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म मिलेंगे और ये अपनी कुछ टाइम के बाद पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, ठीक है. यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, फिर इस तरीके से गए और यहाँ पे ये एम्बेडेड हो जाता है और यहीं पे बेबी प्रोड्यूस होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड यूट्रस. ठीक, इस तरीके से यूट्रस वॉल में आ गया वो एग और यहीं पे बेबी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है. नाउ हाउ कुड अ सिंगल सेल बिकम सच अ बिग इंडिविजुअल? तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है और ये चीज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है. तो यहाँ तक हमने जितना भी पढ़ा है ऑलमोस्ट 35 मिनट की हमने क्लास इसमें कवर की है. ओके, और बहुत डिटेल में हर एक चीज़ को जाना है. इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. ओके, एंड पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.